हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखिए, अमेरिका के जो तीसरे राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन, उनका एक कोट है कि किसी देश की जो गवर्नमेंट होती है वो वहाँ के लोगों के लिए वो काम करती है, ना कि वहाँ पर रूल करने वालों के लिए। तो इसी कोट्स के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव। आप इन्हें जानते होंगे, ये हैं डेमोक्रेसी के चैंपियन लिंकन साहब, अमेरिका के जाने माने राष्ट्रपति। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। देखिए, यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव में दो शब्द आते हैं, एक आता है यूनियन और एक आता है इट्स एग्जीक्यूटिव। देखिए, यूनियन क्या होता है, उससे पहले हम ये जानते हैं एग्जीक्यूटिव क्या होता है। ठीक है, देखिए, जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि टू परफॉर्म अ टास्क और टू पुट अ प्लान इनटू एक्शन। मतलब अगर कोई प्लान बनाया है आपने तो आप उसे एग्जीक्यूट करते हो। तो अगर कहीं कोई एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उसके पहले प्लान भी होगा। तो अगर कोई प्लान है तो उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। अगर वो किसी गवर्नमेंट के लिए है तो पहले प्लानिंग होगी, फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा, और अगर उसका एग्जीक्यूशन हुआ है तो उसकी इंक्वायरी होगी कि वो सही तरह से लागू हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ये काम लेजिस्लेचर करता है प्लानिंग बनाने का। प्लानिंग मतलब एक्ट बनाने का, और उस बने हुए एक्ट या रूल्स को एग्जीक्यूटिव लागू करता है, और उस प्लान को सही तरह से लागू किया गया है या उसमें कुछ कमियां हैं या जनता को समस्या आ रही है, इन सब की इंक्वायरी करता है हमारा जुडिशरी। तो ये जो तीनों अंग हैं वो एक तरह से गवर्नमेंट बनाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट। और यही तीन पार्ट जो हैं, पहला जुडिशरी, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा लेजिस्लेचर, ये तीनों मिलकर डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स कहलाते हैं। एक 4 पिलर भी जोड़ा जाता है, मीडिया। लेकिन मीडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं वर्णन नहीं है कि वो 4th पिलर है। ये एक जनरल लैंग्वेज टर्म में बोला जाता है कि मीडिया जो है वो 4th पिलर है। ठीक है, तो अब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। चूँकि ये चैप्टर जो है वो यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव का है। यूनियन क्या होता है एंड स्टेट क्या होता है। देखिए, यूनियन होता है, हम यूनियन के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यह छोटा सा परिचय देखते हैं। यूनियन होता है जब कई सारे स्टेट मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, मतलब कई सारे लोग मिलकर एक यूनियन बनाते हैं। यूनियन का लिटरल मतलब होता है कई सारे लोग मिलकर एक समूह बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं यूनियन। उसी प्रकार मल्टीपल स्टेट्स मिलकर एक भारत देश बनाते हैं, और उसको जो वहाँ पर जो राज करती है जो गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। और यूनियन गवर्नमेंट में जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे ही स्टेट में होता है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, और यहाँ पर क्या होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो मतलब ये सरकार के वकील होते हैं, मतलब सरकारी वकील होते हैं। ये स्टेट के सरकारी वकील होते हैं, ये सेंटर के सरकारी वकील होते हैं। ठीक है, ऐसे ही लेजिस्लेटर में होता है, एक यूनियन होता है जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट। इसके भी 2 पार्ट हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है,
ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, व्हाट इज यूनियन गवर्नमेंट। तो द यूनियन गवर्नमेंट आल्सो नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड इज द नेशनल अथॉरिटी, ठीक है, टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मतलब वही कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कि सारे स्टेट मिलकर और उन सारे स्टेट्स को एक सुपरसीड करती है गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल भाषा में। पर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है यूनियन गवर्नमेंट की, ठीक है, जिसे हम जनरल लैंग्वेज टर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया लद्दाख, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया मध्य प्रदेश, ऐसे कई सारे स्टेट्स मिलकर यूनियन ऑफ इंडिया बनाते हैं और इन सब को सुपरसीडेड जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्लस फेडरल फीचर, डिफाइंड अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा गया है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ठीक है। की मीनिंग इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन होगा, स्टेट हैव नो राइट्स टू सेसीड, मतलब स्टेट्स अपने आप को अलग नहीं कर सकते, वो देश से अलग होकर एक नया देश नहीं बना सकते, ऐसी कोई इजाज़त नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन, नॉट जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, अ यूनियन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर प्लस स्टेट्स। ये चीज़ याद रखिएगा, अ यूनियन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर प्लस स्टेट्स होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले एग्जीक्यूटिव की, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारी राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे होता है? ये होता है आर्टिकल 54 से 55 तक। हमारा जो देश का राष्ट्रपति होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू चुना जाता है। इलेक्टेड एमपीज जो होते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा के मिलकर वोटिंग करते हैं। इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स होते हैं। देखो ये ध्यान रखने वाली पॉइंट है कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा होता है इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एमएलएज भी वोटिंग करते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड एमपीज वोट नहीं देते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है कि क्या नॉमिनेटेड एमपीज वोट देते हैं? नहीं, नॉमिनेटेड एमपीज वोट नहीं देते हैं। दूसरा है नॉमिनेटेड एमएलएज वोट नहीं देते हैं, ठीक है। तीसरा है एमएलसी विधान परिषद के जो होते हैं वो वोट नहीं देते हैं। तो आपको ये याद करके रखना है कि कौन कौन राष्ट्रपति चुनाव में वोट करते हैं और कौन नहीं करते हैं। इसी से हमारा इलेक्टोरल कॉलेज डिसाइड होता है। फिर बात करते हैं वोट वैल्यू फार्मूले की। जो एमएलए की वोट वैल्यू होती है वो कैसे, उसका कैसे मैपिंग होती है कि स्टेट पॉपुलेशन जो होता है उसको डिवाइड किया जाता है टोटल एमएलएज इंटू 1000 से, ठीक है। एमपी की वोट वैल्यू को कैसे किया जाता है? टोटल एमएलए जितने भी वोट्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है टोटल एमपीज से। और वोटिंग मेथड क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को, जो इसकी डिस्प्यूट होता है वो ओनली सुप्रीम कोर्ट सुनता है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्प्यूट होता है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है, किसी लोअर कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं,
ठीक है, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक जब आपको ये पता चल गया वोटिंग कैसे होती है, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। हो सकता है आप लोगों में भी कोई फ्यूचर में जाकर राष्ट्रपति के लिए चुनाव में दाखिल करें, ठीक है। तो ओथ कैसे ली जाती है, कंडीशंस क्या होते हैं, आर्टिकल 58, 60 और 61 के बारे में बात करते हैं। तो जो राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 में उनका मेंशन किया गया है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनने योग्य जो योग्यताएं होती हैं, क्वालिफिकेशन जो नेसेसरी होती हैं, वो उसके पास होनी चाहिए। प्रॉफिट का कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस हैं। अब है कंडीशंस ऑफ ऑफिस, ये तो आपको पता है, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता, प्रॉफिट का ऑफिस नहीं होना चाहिए, सैलरी पार्लियामेंट तय करती है, ठीक है, और सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। याद रखना, सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, ठीक है। ओथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है, CGI दिलाते हैं, यानी हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को हमारे शपथ दिलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा का वचन होता है। CGI एब्सेंट हो तो सीनियर SC जज होता है जो रिकमेंडेड बाय CGI होता है। ओथ के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। जब तक वो ओथ नहीं लेते तब तक वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, वो प्रेसिडेंट नहीं कहलाते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट कैसे होता है, इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 61 में। इसको याद कर लेना कि इम्पीचमेंट के जो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की बात की गई है वो आर्टिकल 61 में की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन पर 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप आज गए और कह दिए राष्ट्रपति जी आपको इम्पीच करना है, आपको प्री नोटिस देना पड़ता है 14 दिन पहले, ठीक है। दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। नॉमिनेटेड MPs भी वोट देते हैं, ये याद करके रखना कि जो नॉमिनेटेड MPs भी वोट देते हैं, ये पॉइंट याद रखने वाली बात है, क्योंकि जो इलेक्शन होता है जब उनका, तब ये वोट नहीं देते, लेकिन इम्पीचमेंट होता है तो वोट देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, पूछा जा सकता है क्या इम्पीचमेंट में MPs जो नॉमिनेटेड होते हैं वो वोट देते हैं कि नहीं, और ये 1, 2, 3 ऑप्शंस में बनाए जा सकते हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा कि किस में क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आपने ये देख लिया कि उनका इलेक्शन कैसे होता है, ओथ कैसे होते हैं, तो अब बात आती है कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे होता है। देखो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो बहुत ध्यान रखिएगा कि एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है। सभी एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं। इवन जब आप पासपोर्ट इशू कराने जाते हैं तो वो पासपोर्ट भी जो इशू किया जाता है वो उस देश के राष्ट्रपति के नाम पर इशू किया जाता है। यानी जो आपका इंडियन पासपोर्ट होगा वो राष्ट्रपति जी के नाम पर ही इशू किया जाता है, ठीक है। इसलिए वो फर्स्ट नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है वो। PM प्लस जो कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करता है, कैग, AG, CC, इनका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करता है। गवर्नर जो होते हैं किस हर स्टेट्स के, उनका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति ही करता है और उसी के नाम पे किया जाता है। फिर फाइनेंशियल पावर क्या होती है, बजट पार्लियामेंट में पेश करवाता है। जो कंटिजेंसी फंड होता है आर्टिकल 267 के अंदर, उसके बारे में फैसला लेता है। मनी बिल प्रायर सैंक्शन जरूरी है, ठीक है, वो आपको पता है कि वो लोकसभा से होता है। फिर फाइनेंस कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो फाइनेंस कमीशन होता है उसका अपॉइंटमेंट में भी राष्ट्रपति का हाथ होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में, ठीक है। पार्लियामेंट का सत्र जो बुलाता है, लोकसभा डिसॉल्व करना होता है, ऑर्डिनेंस पास किया जाता है आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर। इसको याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 1, 2, 3, 1,
2(3) ये ऑर्डिनेंस के लिए होता है, ठीक है। मनी बिल पर प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत होती है, ये सेम बात है, ठीक है। फिर आता है डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स जो होती हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स होता है, ठीक है। एम्बेसडर अपॉइंटमेंट करता है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के बारे में भी इसी के नाम पे किया जाता है, वॉर एंड पीस का डिक्लेरेशन भी राष्ट्रपति जी के नाम पे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो क्षमा देने की पावर होती है, यानी पार्डनिंग पावर्स जो होती हैं आर्टिकल 72, और वीटो पावर्स जो अलग से होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। यानी आपने उनको इलेक्ट करने के लिए बात कर ली, ओथ कैसे लेते हैं उसके बारे में बात कर ली, उनकी पावर्स क्या होती है उसके बारे में बात कर ली। अब आती है कि उनके जो सज़ा माफ़ करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, पार्डनिंग पावर्स क्या होती है। आर्टिकल 72 में इसका मेंशन किया गया है कि पार्डन का सज़ा पूरी माफ़ करना कन्विक्शन भी ख़त्म कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात होती है कि कम्यूटेशन, सज़ा का प्रकार बदल सकता है, यानी अगर कोई सज़ा फांसी की है तो उसे उम्र कैद में भी राष्ट्रपति बदल सकता है, तो माइल्ड कर सकता है सज़ा को, ठीक है। दूसरी बात है कि रेमिशन कर सकता है, सज़ा की अवधि को भी कम कर सकता है। नेचर सेम रहेगा पर सज़ा की अवधि जो है मतलब अगर कि उस चीज़ को वो कम कर सकता है, ठीक है। और रेस्पाइट कर सकता है, विशेष कारण से कम सज़ा देना, तो कुछ अच्छा काम किया तो उसके कारण भी उसकी सज़ा कम कराई जा सकती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। जैसे कि जब निर्भया कांड हुआ था तो जो उसके दोषी थे उन्होंने कई बार राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई थी कि इनकी सज़ा को कम कर दिया जाए या फांसी को कम कर दिया जाए, ठीक है। अब आता है रेप्रिव, अस्थायी रोक, यानी स्टे फॉर ऑफ एग्जीक्यूशन, जो अभी हमने बात की कि निर्भया के केस में कई लोगों को जो फांसी की सज़ा दी गई थी उसकी माफ़ी के लिए, तो मतलब जब भी कहीं मतलब फांसी की सज़ा होती है उसकी माफ़ी के लिए भी बात होती है, राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। फिर आता है वीटो पावर्स होता है, ये याद रखना, देखिए वीटो पावर्स एक सुपर पावर्स होती हैं और इसलिए सुपर नंबर भी है 111, ठीक है। एब्सोल्यूट बिल जो वीटो होता है बिल पर एसेंट रोक देना, यानी प्राइवेट बिल्स पर, ठीक है, प्राइवेट बिल्स पर वो ऐसा कर सकते हैं। सस्पेंसिव वीटो, बिल वापस भेजना रिकंसीडर करने के लिए कि भाई ये बिल वापस ले जाओ और दोबारा से पार्लियामेंट में आपस दोबारा से डिस्कशन करो इस बात पर, तो उसके लिए भी भेज सकते हैं। फिर पॉकेट वीटो क्या होता है, ना हाँ ना कुछ ना करना, ये मतलब अपने पॉकेट, इसके नाम से ही है कि पॉकेट वीटो, मतलब उन्होंने अपने ये बिल को जो ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे उसको अपने जेब में रख लिया है उन्होंने, जब मतलब होगा तब वो निकालेंगे इससे। फिर बात करते हैं क्वालिफाइड वीटो, इंडिया में ये नहीं है, ठीक है, ये इंडिया में नहीं है। तो कभी भी ऑप्शन में ऐसे पूछ सकता है कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से वीटो हैं, तो एब्सोल्यूट है, सस्पेंसिव है, पॉकेट वीटो है, पर क्वालिफाइड वीटो नहीं है, इंडिया में नहीं है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो इन तीनों के लिए हम बात करते हैं कि कैसे कैसे प्रेसिडेंट अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, ग्राउंड्स क्या होना चाहिए, वॉर होना चाहिए, एक्सटर्नल एग्रेशन होना चाहिए या आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए। उस केसेस में सिर्फ यही कारण है जिसके बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, अगर याद करने में थोड़ा कठिनाई होती है तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि अगर हम बात करें तो आप मान लो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो सबसे फेमस है वो 352 है, उससे थोड़ा सा कम 356 है और उससे थोड़ा ज़्यादा 360 है। तो मतलब सबसे बड़ा जो है वो 60 साल का है, ठीक है, और सबसे कम फेमस है। तो सबसे कम फेमस कौन सा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी जो सबसे बड़ा है वो जो है वो सबसे कम बार यूज़ हुआ, मतलब यूज़ ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना, सबसे फेमस इमरजेंसी कौन सी है, नेशनल इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई गई थी जब वो सत्ता में थी, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है
कंडीशंस आपको याद रखना किन ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बात करके लगाए, कैबिनेट का रिटर्न जो होना चाहिए रिकमेंडेशन तभी लगाई जा सकती है। दूसरा है लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स होने चाहिए, तभी लगाई जा सकती है। फिर राज्यसभा भी सेम मेजॉरिटी से पास करे, ठीक है। 1 महीने में पार्लियामेंट इस चीज़ को अप्रूव करना चाहिए, ठीक है, वरना फिर अगर वो अप्रूव नहीं करती तो बढ़ाई नहीं जा सकती है, ठीक है। 6 महीने तक फिर रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। एससी के पास जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, ऐसा नहीं है कि आपको आर्टिकल 32 को भी कैंसिल कर दिया, नहीं, आप आर्टिकल एससी के पास जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत और उनसे वहाँ पर रिट्स इशू करवा सकते हैं, ठीक है। अब आता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल इसे जनरल टर्म में बोला जाता है और ग्राउंड्स क्या होना चाहिए, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्योर, मतलब जो स्टेट होता है अगर जो स्टेट है वो सेंट्रल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, उस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और इसलिए इसका कई बार मिसयूज़ भी होता है। 2 महीने में पार्लियामेंट अप्रूव करना चाहिए, 6 महीने तक फिर रिन्यू होगा, ठीक है, और मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है। लोकसभा भी डिसअप्रूव कर सकती है, ठीक है, इस चीज़ को। स्टेट लेजिस्लेचर जो सस्पेंड और डिसॉल्व कर सकता है, एससी में चैलेंज हो सकता है, ठीक है। ऐसे वो में केस था जिसमें ये बात की गई थी और इसको भी आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो इसका मिसयूज़ होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, फिर भी मिसयूज़ होता है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। अब आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये किस बेसिस पे लगाया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रेडिट ऑफ इंडिया थ्रेटेंड, मतलब इंडिया की जो फाइनेंशियल दिक्कत है वो थ्रेटेंड है, मतलब पैसे में उसको दिक्कत आ रही है, तब ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जो अब तक कभी लगी नहीं है। 2 महीनों में पार्लियामेंट अप्रूव करे, कभी भी रिवोक कर सकते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, अब तक एक भी बार नहीं लगी है, ठीक है। जजेस की सैलरी रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब इस केस में जैसे अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो सैलरी भी डिडक्शन होगा क्योंकि देश मुसीबत में है, ठीक है, तभी ये लगती ही है, पर अभी तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। स्टेट मनी बिल सेंटर रिजर्व कर सकता है, ठीक है, इस केस में अगर लग जाती है तब, और अभी तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है देश में, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर, ये कंपैरिजन इसलिए ज़रूरी है ना, कई बार कंफ्यूजन या एग्जाम्स में पॉइंट पूछ लिया जाता है और हमेशा लगता है कि हाँ ये वाला सही है, प्रेसिडेंट के केस में काम कर रहा है तो गवर्नर के केस में भी होता है, और 90% वो बातें सही भी होती हैं, ठीक है। इलेक्शन और अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है और गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट किया जाता है। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए जो होता है वो टर्म होती है उसकी, वैसे ही गवर्नर की जो टर्म होती है वो भी 5 साल होती है और प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होती है, ठीक है। फिर होता है रिमूवल, कैसे होता है, इम्पीचमेंट द्वारा, आर्टिकल 61, और प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखने वाला, इसका इम्पीचमेंट होता है और ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर होता है, इसलिए प्रेसिडेंट इसको कभी भी हटा सकता है, ठीक है। डेथ सेंटेंस भी इसकी पार्डनिंग पावर में है, डेथ सेंटेंस भी आर्टिकल 72 के अंदर इसको माफ़ कर सकता है। डेथ सेंटेंस नहीं माफ़ कर सकता है, ये आर्टिकल 161 में लिखा हुआ है, ठीक है, गवर्नर जो है। और उसके बाद होता है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है आर्टिकल 123 के अंदर, और ये स्टेट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है आर्टिकल 213 के अंदर, ठीक है। याद रखिए, इस पर याद भी कर सकते हैं, इसका 1, 2, 3 है, इसका बस इसको आगे कर देंगे। 213 जो है वो गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस पावर है उसकी तरह याद हो जाएगा। फिर आता है इमरजेंसी जो है,
इमरजेंसी होता है आर्टिकल 352, 356 और 360। आर्टिकल 356 रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट, और ये तो तीनों लगा सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। डिप्लोमेटिक जो है, यस, एम्बेसडर्स अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, नो डिप्लोमेटिक पावर्स, ठीक है, कोई डिप्लोमेटिक पावर्स नहीं है, ठीक है। मिलिट्री जो होती है, सुप्रीम कमांडर होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है। और अपॉइंटमेंट गवर्नर जो होता है वो नो मिलिट्री पावर, उसकी कोई मिलिट्री पावर नहीं होती है उसके पास। ओथ कौन दिलाता है? ये CGI दिलाते हैं, हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। इसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाते हैं गवर्नर को शपथ, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, पार्डनिंग पावर्स और टर्म, ये सारी चीज़ें आपको याद होगी कंपैरिजन में, क्योंकि बात ये होती है कि क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। हमें लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें मैचिंग है तो हम उसे टिक कर देते हैं, और कई बार कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है। अगला है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, क्विक रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53 जो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, आर्टिकल 54 इलेक्शंस के लिए बात करते हैं, फिर आर्टिकल 55 मैनर, किस मैनर में इलेक्शन कराया जाता है, ठीक है। और उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस, आर्टिकल 56, याद रखना टर्म ऑफ ऑफिस 56 है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं उनको याद रखिए। क्वालिफिकेशन जो होता है वो आर्टिकल 58 में आता है, ठीक है। और ओस जो लेते हैं वो 60 में आता है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है, ठीक है। इम्पीचमेंट जो है वो आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है, ठीक है। पार्डनिंग पावर जो है ये याद रखिए, क्योंकि पार्डनिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्डनिंग पावर हो गया आर्टिकल 52 हो गया, इलेक्शन हो गया आर्टिकल 56 हो गया, और फिर इलेक्शन 54 हो गया, और टर्म ऑफ ऑफिस आर्टिकल 56, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए है क्योंकि यही राष्ट्रपति की जो पावर है ना उसको नॉमिनल करता है, मतलब वो रियल पावर नहीं रह जाती, क्योंकि उनको एक्ट करना पड़ता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर, ठीक है। आर्टिकल 75 PM अपॉइंटमेंट का होता है, वो PM को जो जीत के आता है उस लीडर को बुलाते हैं और उसको शपथ लेने के लिए इनविटेशन देते हैं। आर्टिकल 76 क्या है? अटॉर्नी जनरल के लिए है, ठीक है। आर्टिकल 77 है वो गवर्नमेंट एक्शन इन प्रेसिडेंट्स नेम लिया जाता है, आर्टिकल 77, ठीक है। आर्टिकल 78 PM's ड्यूटी टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, ये याद रखना कि आर्टिकल 78 है उसमें PM की ड्यूटी होती है फर्निश इंफॉर्मेशन, प्रेसिडेंट को कोई भी बड़ी चीज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर की बात होती है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलते हैं बात करते हैं कि इसमें वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है। आर्टिकल 63 होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बताता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। आर्टिकल 66 इलेक्शन मेथड बताता है। आर्टिकल 67 जो होता है वो टर्म ऑफ ऑफिस बताता है वाइस प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 68 जो होता है वो इलेक्शन की टाइमिंग बताता है कि कब कराया जाता है, और ये 5 इयर्स का टर्म ड्यूरेशन होता है। 66 एज ऑफ द करंट VP है, जगदीप सिंह धनखड़ जी के बारे में था, ये पॉइंट वहाँ से है, अब वो हट चुके हैं। आर्टिकल 89 चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, और आर्टिकल 65 एक्ट एज प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब थोड़ा देखते हैं इसके इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, देखते हैं कि इलेक्टेड MPs जो होते हैं वो वोट देते हैं। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने वाले हैं कि कौन कौन वोट देता है और कौन कौन वोट नहीं देता है। तो वोट कौन कौन देता है? इलेक्टेड MPs जो होते हैं लोकसभा के वोट देते हैं, इलेक्टेड MPs ऑफ राज्यसभा वोट देते हैं, नॉमिनेटेड MPs जो होते हैं राज्यसभा के वो लोग वोट देते हैं, और नॉमिनेटेड MPs ऑफ लोकसभा वो वोट देते हैं। वोट कौन नहीं देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्टेड MLAs स्टेट के वो वोट नहीं देते, नॉमिनेटेड MLAs वो भी वोट नहीं देते, मतलब
किसी स्टेट के जो एमएलएज होते हैं वो वोट नहीं देते हैं, एमएलसी मेंबर्स भी वोट नहीं देते और यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स भी नहीं देते। देखो ये कन्फ्यूजन हमेशा राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट में यही कन्फ्यूजन क्रिएट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो वोटिंग होता है ये इससे यूपीएससी या यूपीपीसीएस या जो और एग्जामिनेशन के कमीशंस होते हैं इसी पे खेलते हैं यहाँ पे, ठीक है। की डिफरेंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट एमएलएज वोट देते हैं, नॉमिनेटेड एमपीज नहीं, ठीक है। तो याद रखना है वीपी में क्या होता है, एमएलएज वोट नहीं देते हैं, नॉमिनेटेड एमपीज वोट देते हैं। तो ये चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि प्रेसिडेंट एमएलएज वोट देते हैं, नॉमिनेटेड एमपीज नहीं देते। और यहाँ पर होता है वीपी में एमएलएज वोट नहीं देते हैं, नॉमिनेटेड एमपीज वोट देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होता है इलेक्शन मेथड डिटेल्स। क्या होता है कि मेथड क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, इसमें भी बैलेट वही सीक्रेट बैलेट होता है। कंडक्ट होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, इस पर कन्फ्यूजन सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है आर्टिकल 71 के अंडर, ठीक है। फिर वैकेंसी 6 महीने में इलेक्शन जरूरी नहीं है, 6 महीने में इलेक्शन जरूरी नहीं है। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं, ये सिंपल सा है, आपको याद भी रहेगा कि हाँ भाई वाइस प्रेसिडेंट हमेशा प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन ओथ जो होता है प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला बात करते हैं क्वालिफिकेशन आता है जो वाइस प्रेसिडेंट का, वो आर्टिकल 66 के अंदर आता है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स की मिनिमम आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने योग्य। याद रखना चाहिए कि ये चीज़ें कन्फ्यूजन यहाँ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में होता है, ठीक है। प्रॉफिट का कोई ऑफिस नहीं होना, ये कॉमन है कि ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला आता है कि प्रेसिडेंट वीपी पर खुद डिस्क्वालीफाई नहीं करता है, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ये आपको वैसे ही पता होगा। स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए, ये भी है, मतलब दोनों ना स्टेट में ना सेंट्रल में किसी भी पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। अब आता है कंडीशन ऑफ द ऑफिस क्या होगा, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता है, ये तो होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होगा, यह हो गया प्रॉफिट। सैलरी पार्लियामेंट तय करती है, ठीक है, ये बात याद रखना। सैलरी जो है वो पार्लियामेंट तय करती है। सैलरी हमेशा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, ठीक है। राज्यसभा चेयरमैन के रूप में सैलरी मिलती है, ठीक है, और है वीपी के रूप में अलग सैलरी नहीं मिलती है, इनको राज्यसभा चेयरमैन के रूप में सैलरी दी जाती है, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अलग से कोई सैलरी इनकी बंधी हुई नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब रिमूवल कैसे होता है, प्रेसिडेंट जैसे इम्पीचमेंट नहीं है इसका, ठीक है। राज्यसभा इफेक्टिव मेजॉरिटी रिजोल्यूशन से पास करेगी, 14 दिन पहले वही नोटिस पीरियड प्रेसिडेंट की तरह ही इसमें भी होता है। लोकसभा के कॉन्करेंस जरूरी है, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा से ही हो जाएगा। नो स्पेसिफिक ग्राउंड मेंशन, अनलाइक प्रेसिडेंट जैसे राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए होता है कि ये चीज़ें दी हैं कि ये ग्राउंड्स होने चाहिए, उसके बेसिस पे उनको हटाया जा सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब तक कभी नहीं हटाया गया, ये पॉइंट बहुत ही याद रखने वाला पॉइंट है। टर्म एक्सपायर होने पर खुद चले जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। अब होता है फंक्शन का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब वो जैसे ही कोई उपराष्ट्रपति बनता है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, और ये किसके तहत होता है, आर्टिकल 89 के तहत। राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, मेंबर्स को एक्सपेल कर सकते हैं, वो किसके, आर्टिकल 105 के तहत वो मेंबर्स को एक्सपेल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। कास्टिंग वोट का अधिकार टाई होने पर, ठीक है। राज्यसभा की कार्रवाई कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ये बात तो पता ही होगी, राज्यसभा की कार्रवाई करते हैं, कास्टिंग वोट का अधिकार टाई होने पर। मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, बिल्स पर रूलिंग देते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है,
आपने अभी उसमें पीछे देखा था कि जो इनकी सैलरी जो होती है एज ए राज्यसभा मेंबर की होती है, इनकी अलग से कोई नहीं होती, क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही होते हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। ठीक है, अब होता है फंक्शन 2 क्या होता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट आर्टिकल 65 में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट की डेथ होने पर या रेजिग्नेशन होने पर या रिमूवल होने पर, प्रेसिडेंट अब्सेंट हो या बीमार हो, एक्टिंग प्रेसिडेंट इक्वल टू फुल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह वर्क करेंगे तो उनको फुल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मिलेगी। ये यूएस पे भी होता है सेम। राज्यसभा चेयरमैन का काम छोड़ना होगा। ठीक है, उस जब अगर वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, जाहिर सी बात है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहेंगे वो वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको अपना पद छोड़ना होगा। ये कई बार कन्फ्यूजन में क्वेश्चन दिया जा सकता है। एक्टिंग रहते इलेक्शन होना ज़रूरी है। वीपी खुद प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अगर एक्टिंग है तो भी लड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाला। अब तक वीवी गिरी 1969 एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं। वीवी गिरी याद रखना। ठीक है, ये ज़्यादातर वनडे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि कौन से राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति थे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, और बीडी जट्टी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे 1977 में। तो ये तो वनडे एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं जिस पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, पॉइंट यह है कि आर्टिकल नंबर ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर आर्टिकल 52 के बारे में बात करते हैं। ये प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। वीपी के लिए आर्टिकल 63 होता है। ठीक है, पॉइंट इलेक्शन जो होता है इलेक्टेड एमपीज इलेक्टेड एमएलएज होता है। ये इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड एमपीज ओनली, एमएलएज नहीं होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉमिनेटेड एमपीज वोट नहीं देते हैं, नॉमिनेटेड एमपीज वोट देते हैं। डिफरेंस से आपको क्या होगा, ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स पता चल जाएंगे जो एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजन के कारण गलत होते हैं। ठीक है, एलएस मेंबर बनने योग्य होना चाहिए। एलएस मेंबर बनने योग्य होना चाहिए क्वालिफिकेशन, आरएस मेंबर बनने योग्य होना चाहिए। ठीक है, और एलएस का मतलब लोकसभा और राज्यसभा मेंबर बनने योग्य होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। दोनों का सेम है, 35 ईयर्स होगा। फिर है सीजीआई दिलाते हैं, इसमें प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ठीक है, इम्पीचमेंट जो होता है वो आर्टिकल 61 के तहत होता है, कठिन होता है। जो राज्यसभा होगा प्लस लोकसभा में कंकरेंस के आसान तो थोड़ा आसान होता है, इसके बेसिस पे दोनों जगह पास हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के रूप में सैलरी मिलती है और इनको मिलता है राज्यसभा चेयरमैन के रूप में सैलरी मिलती है। वीपी की अलग कोई सैलरी नहीं होती है। पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 के अंदर है, डेथ को भी माफ़ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके अंदर नो पार्डनिंग पावर है। वाइस प्रेसिडेंट कोई सज़ा माफ़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट और एग्जीक्यूटिव में आते हैं जो राज्यसभा चेयरमैन प्लस एक्टिंग प्रेसिडेंट भी होते हैं। ये पॉइंट याद रखने वाला है। फिर क्या है, इमरजेंसी पावर्स क्या हैं, इमरजेंसी पावर्स हैं आर्टिकल 352, 356 और 360 में होता है, घोषणा करते हैं। ठीक है, नो इमरजेंसी पावर्स, इनकी कोई इमरजेंसी पावर नहीं है। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट है, इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं कि ये आपको याद होगा कब से कब तक थे। ऑल वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, ये इंपॉर्टेंट रटने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप इन्हें देख लीजिए, इससे क्वेश्चन कई बार हो जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन कौन रहे हैं। ठीक है, वीवी गिरी रहे हैं, फिर बीडी जट्टी रहे हैं। ठीक है, और ये फॉर्मर सीजीआई भी थे, एम हरीउल्लाह, ये फॉर्मर सीजीआई थे और इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये याद रखने वाले पॉइंट है जिसमें कुछ अलग हुआ है,
कि कहीं एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, कहीं CGI बन गए हैं और फिर लेटर प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ऐसे ऐसे याद है, सभी को याद करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिनके पीरियड में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हुई हैं कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे तो वो बन गए प्रेसिडेंट, या फिर CGI थे वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए, तो उस केसेस में वो याद करना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं, और ये ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ज़्यादातर वन डे एग्जाम्स के लिए बनते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं। आर्टिकल 63 होता है VP ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 जो होता है वो VP और RS चेयरमैन होता है जी, ये आपको पता है, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा चेयरमैन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा। अब ये चीज़ें याद करने वाली हैं कि इसमें प्रेसिडेंट वर्सेस VP इलेक्टोरल कॉलेज, ये हम लोग बात कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ये सारे के सारे चीज़ें, सैलरी कैसे होती है, पार्डनिंग पावर होता है, कि ये सारी चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इनको बस एक बार देखना है, आप एक बार पढ़ चुके हैं सारे के सारे पॉइंट्स। और ये इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट जो फैक्ट आते हैं कई बार UPSC में, तो वो याद करने वाले हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, इनकी सर्विंग पीरियड कब से, 1950 से लेके 1956 तक। ये गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद VV गिरी है, रिजाइन एट द VP टू कॉन्टेस्ट फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो ऐसे जो सभी चीज़, ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, ठीक है, ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल में। तो ये सारे के सारे चीज़ों को याद करने वाला है कि जिन्होंने कुछ अलग किया। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो ये याद करने वाला है। फिर डॉक्टर S राधाकृष्णन फिलोसफर प्रेसिडेंट थे। टीचर्स डे इन्हीं पे मनाया जाता है 5 सितंबर को। फिर होता है फ़खरुद्दीन अली अहमद, इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट, इंटरनल इमरजेंसी 1975। फिर होता है APJ अब्दुल कलाम, पीपुल्स प्रेसिडेंट बोला जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इन्हें। फिर आता है द्रौपदी मुर्मू, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी हैं ये, ठीक है, 2022 से अभी तक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करने वाली। देखिए, सभी चीज़ें नहीं याद कर सकते आप, लेकिन किसी राष्ट्रपति के काल में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हुई हैं वो याद करने वाली हैं, क्योंकि वो डिफरेंस एग्जामिनेशन में उनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब पार्डनिंग पावर है, ये याद रखना, ये हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल 72 के तहत इलेक्टोरल कॉलेज से क्वेश्चन आते हैं। कैबिनेट एडवाइस आर्टिकल 74 के अंडर आते हैं। पॉकेट वीटो सबसे ट्रिकी है, ज्ञानी जैल सिंह ने इस्तेमाल किया था पोस्टल बिल में, तो ये याद रखने वाला है। एमरजेंसी पावर्स, तो ये 352 उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर, तो वो टेबल्स पे हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको याद रहेगा ही, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको कैसा लगा लेक्चर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।